हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करेंगे आरआरबी एलपी साइंस प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, जो आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, अब पूछा जा सकता है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन रखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सुमेलित नहीं है। तो साउंड की तीव्रता का इकाई होता है, उसे हम लोग किसे मापते हैं? तो इकाई जो होती है इसे क्या होती है? तो डेसिमल होती है। तो ऑप्शन नंबर ये जो ऐसे बिल्कुल सही, यानी कि ये सुमेलित है। शक्ति की इकाई क्या होती है? तो आज शक्ति होती है, ये भी सही है। नौ संचालन में दूरी की इकाई क्या होती है? तो समुद्री मील होती है, ये भी सही है। ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा की इकाई जो होती है सो क्या होती है? सेल्सियस होती है या तो क्या होती है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तापमान का एसआई मात्रक जो होती है, तापमान का एसआई मात्रक जो होती है सो क्या होती है? तो तापमान का एसआई मात्रक जो होती है सो केल्विन होती है। क्या होती है? तापमान का एसआई मात्रक जो होती है सो केल्विन होती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के, तो यहाँ ऊष्मा यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे क्या रहना चाहिए? तापमान की एसआई मात्रक जो से केल्विन होती है। और उसका जब सीजीएस फॉर्म में पूछे, किसका? सीजीएस में पूछे कि तापमान का सीजीएस मात्रक क्या होती है, तब सेल्सियस होती है। तो ऑप्शन डी जो है सो यहाँ करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है से सुमेलित नहीं है। यानी तापमान का एसआई मात्रक जो होती है सो सीजीएस मात्रक जो होती है सो सेल्सियस होती है, और एसआई मात्रक जो होती है सो केल्विन होती है। तो इस प्रकार आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर डी के साथ होगी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगी? जो प्रतिबिंब जो बनेगी वस्तु की, वो कितनी दूरी पर बनेगी? तो इस प्रकार को क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पढ़ लेना है, उसको लिख लेना है कि गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में यहाँ पे दिया क्या क्या गया है? तो यहाँ पे दिया गया है कि एक वस्तु का 10 सेंटीमीटर फोकल लंबाई है। वस्तु का फोकल लंबाई जो से कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी जो होती है से पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी, इसका 10 हो जाएगी। अब देखते हैं कि यू जो है सो यू बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यू जो होती है सो माइनस होती है, यू बराबर जो से 30 सेंटीमीटर है। तो यू जो होती है सो माइनस होती है, माइनस में होती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है? 1/1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाएं? प्लस लगाएंगे तो वो दर्पण का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ 1/v यहाँ ज्ञात करने क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ पे जब 1/ इधर ये 1/u जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब एफ का मान कितना है? 10 है, और यू का मान कितना है? तो -30 है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 30 आएगा। ऊपर में कितना जाएगा? 3 आएगा। माइनस कितना आएगा? तो 2/30 आएगा। कट करेंगे तो 1/15 आएगा। कट करेंगे तो 1/15 आएगा। तो प्रतिबिंब का जो दूरी जो होगी सो कितना होगी? 15, यानी कि v बराबर जो होगी सो 15 सेंटीमीटर होगी। तो 15 सेंटीमीटर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का कि पृथ्वी की सतह पर, क्या? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक होता है। तो पृथ्वी की सतह पर जो जी द्रव्यमान जो से क्या है? m है, और त्रिज्या जो से क्या है? तो r है। तो इसका जो गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला जो होता है स्मॉल g इक्वल टू क्या होता है? तो स्मॉल g इक्वल टू जो होती है सो क्या क्या होती है? g बड़ा G m और r स्क्वायर होती है। तो ये जी जो होती है, ये गुरुत्वाकर्षण जो होती है बड़ा जी होती है सो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी इक्वल टू m/r लिखेंगे जब इसको कांस्टेंट करेंगे। तो जब यहाँ कांस्टेंट करेंगे तो किस प्रकार से लिखाएगा? जी प्रोपोर्शनल m/r
आर स्क्वायर। तो किसका समानुपाती होगी? तो जी प्रोपोर्शनल एम बटा आर के समानुपाती होगी। तो इसका आंसर जो से क्या होगा? एम बटा आर स्क्वायर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन जो पूछता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो छोटा स्मॉल जी है उसका मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है सो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पर सेकेंड स्क्वायर इसका मान होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है सो कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका मान होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ा जी का मान कांस्टेंट रहता है या बदलता रहता है। तो बड़ा जी जो कैपिटल जी है ये कभी नहीं बदलता, यानी कि बड़ा जी का मान जो होता है सो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान जो होती है सबसे अधिक कहाँ पे होती है? सबसे अधिक इसका जो मान जो होती है सो सबसे अधिक जो होती है सो कहाँ होती है? जी का मान क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होती है? तो सबसे अधिक पूछे तो अधिक जब पूछे तो कहाँ पे होती है? ध्रुव पर होती है। कहाँ पे होती है? ध्रुव पर। तब पूछेगा कि जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो ध्रुव पर होती है। और पूछेगा जी का मान सबसे कम कहाँ पे होती है? जी का मान सबसे कम कहाँ पे होती है? तो भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सो शून्य कहाँ पे होती है? तो शून्य जो होती है सो केंद्र पर होती है। शून्य कहाँ पे होती है? केंद्र पर जो होती है सो शून्य होती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी जब भूमध्य से यानी कि जो जी का मान पूछे कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुव की ओर जाता है तो उसका मान क्या होता है? तो जब जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाता है तो उसका मान जो से जी के मान बढ़ता है। लेकिन जब जी ध्रुव से लेकर भूमध्य रेखा तक आती है, यानी ध्रुव से होकर भूमध्य रेखा तक आती है, तो उसका मान जो से घटती है। इस प्रकार से जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होती है? ध्रुव पर होती है। कम कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और शून्य कहाँ पे होती है? तो केंद्र पर होती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो से पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन जो से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का देखते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण जो होती है सो दो प्रकार की होती है। गोलाकार दर्पण पूछे तो दो प्रकार की होती है। एक होती है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जो है ये है, क्या है? ये जो है अवतल दर्पण है। अंदर की ओर यानी कि जिसका परावर्तक सतह क्या होती है? परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, अंदर की ओर धंस, यानी कि परावर्तक सतह है तो ये क्या है? धंसा है। ये धंसा है तो क्या हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक यही क्वेश्चन क्या पूछे कि उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह जो से उठा होता रहा, ऐसा है, यानी ये जो हो गया हमारा सो परावर्तक सतह, यानी कि क्या है? उठा है, बाहर की ओर उठा है। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण हो गया ये हमारा। और अवतल दर्पण क्या होता है? अंदर की ओर धंसा रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता का जो केंद्र होती है सो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है। क्या होता है? खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि तूल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तूल प्रतिरोध ज्ञात करें, इस प्रकार से क्वेश्चन जो से एग्जाम में बार बार आता है। और यह जो से ये एक प्रकार से सर्किट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्किट चैप्टर का, और यह एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप लोग भी इसे बनाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से बनता है। तो सबसे इसके पहले क्या बोल रहा है? तूल प्रतिरोध निकालें। तो यहाँ पे प्रतिरोध जो ओम दिया है, रेजिस्टेंस जो कितना दिया है?
3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो एक प्रकार से यहाँ देखते हैं ये समांतर क्रम में, ये भी क्या है समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 यानी कि 1/3, फिर लिखेंगे 1/3 और फिर लिखेंगे 1/3। जब टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/3 करेंगे 3 हो जाएगा, तो कट छट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 कट छट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला, तो इसको फिर इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 होगा तो यहाँ 2/2 हो जाएगा, फिर इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा 1 हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं सर्किट ये बी है और ये क्या है सर्किट ये है। तो जब दोनों सर्किट को ऐड करते हैं तब हमारा अब किस में आ जाता है श्रेणी क्रम में आ जाता है। कौन सी क्रम में आ जाता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। श्रेणी क्रम हम लोग इस तरह नहीं लेते हैं, ये समांतर क्रम में था तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐड करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे। जैसे कि देखते हैं यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 1 हो गया, तो टोटल जो से कितना हो गया 3 हो गया। तो इसका आंसर जो होगा कितना ओम होगा 3 ओम का साथ में इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो निम्नलिखित का सही मिलान करने बोल रहा है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन वहाँ था और ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन ये है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 6 नंबर में बोल रहा है कि मिलान कीजिए कौन कौन सा मिलान सही है, कौन कौन सा मिलान जो है इसका सो सही है। तो देखते हैं हम लोग 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। तो 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1 किलोवाट बराबर जो होता है सो कितना होता है तो 1000 वाट होता है। कितना होता है 1000 वाट होता है। तो ये किलोवाट वाला किस में मिलेगा 1000 वाट में मिलेगा। किस में मिलेगा 1 किलोवाट बराबर वाला 1000 वाट में मिलेगा। यानी कि 2 नंबर वाला मिलेगा सी में। किसे मिलेगा 2000 ऑप्शन नंबर 2 वाला मिलेगा सी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, यहाँ पे देखते हैं 3 नंबर में 1 किलोवाट घंटा बराबर। तो ये किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये जो ऑप्शन नंबर कितना वाला है 1 किलोवाट घंटा वाला जो है सो इसका आंसर जो है 3 नंबर का जो होगा सो बी होगा। 3 नंबर का बी होगा। तो 3 नंबर का बी किस में है तो देखते हैं 3 नंबर का ऑप्शन जो है बी जो है से एक ही वाला में है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जैसे कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ इसलिए सही क्योंकि देखते हैं यहाँ से एलिमिनेट कर लिया ऑप्शन से 3 नंबर का जो ऑप्शन मिल रहा है से बी के साथ मिल रहा है और वो भी एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है। तो किस में काम नहीं किया गया है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं काम किस में। तो काम किसको कहते हैं कार्य को कहते हैं। तो कार्य बराबर क्या होता है बल गुने विस्थापन होता है। बल गुने विस्थापन। तो हम लोग बल गुने विस्थापन होते हैं। विस्थापन क्या होती है एक प्रकार की दूरी होती है। तो कार्य से किस में नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्य यहाँ किस में नहीं हुआ है अश्विन बस में चढ़ रहा है। तो अश्विन बस में चढ़ रहा है तो वो तो दूरी किया है ना, वो दूरी किया है कुछ ना कुछ तो दूरी किया है तो उसमें काम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है काम हो रहा है। अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। तो अश्विन अभी हम लोग क्या पढ़ें कि कार्य बराबर जो होती है इससे क्या होती है यानी कि बल गुने विस्थापन होती है। तो ये क्या है बल गुने विस्थापन। तो बल यहाँ यदि मान लो बल यहाँ से कुछ भी किसी प्रकार से बल लगाया कोई सा भी बल लगा के वो चढ़ा विस्थापन इसका क्या है लेकिन ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो विस्थापन तो किया नहीं। तो बल का एफ यदि करते हैं तो 0। तो किसी भी चीज़ को जब 0 से यानी 0 से मल्टीपल करते हैं तो उसका आंसर जो होती है इससे 0 के साथ होती है। तो इसमें जो है कार्य नहीं हो रही है, इसमें कार्य नहीं हो रही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही। अश्विन दौड़ रहा है तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया है तो उसमें कार्य हो रही है। अश्विन चल रहा है फिर इसने कुछ न कुछ दूरी तय किया है तो वो चल रहा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। इस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जो कि कंसेप्ट पर आधारित है। तो सबसे पहले इसमें समझना चाहिए कि कंसेप्ट भी जानना जरूरी है और फिजिक्स का फॉर्मूला जो होती है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो सब को रिविजन करना बहुत ज़रूरी है। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का।
एक प्रसारण केंद्र 71 × 10⁴ की आवृत्ति और 3 × 10⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड की गति से 7 तरंगों की प्रसारित करता है। तो तरंगों का तरंगदैर्घ्य निकालें। तो तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य का जो फॉर्मूला जो होती है सो क्या होती है? तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला जो होती है सो v/n होती है। क्या होती है? v/n होती है। तो v का मान जैसे क्या एक प्रसारण केंद्र है, किससे कर रही है? आवृत्ति किससे कर रही है? 71 से कर रही है। तो प्रसारण केंद्र जो से प्रसारण, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको जो बोलेंगे सब लोग क्या होगा? और वेग जो हो गया से कितना हो गया? 3 इंटू, तो हम लोग का निकालना क्या है? तरंगों का तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो तरंगों का जब हम लोग तरंगदैर्घ्य निकालते हैं तो इसमें से प्रसारण केंद्र जो दिया गया है सो 71 × 10⁴ और वहाँ पे ऊपर में क्या हो जाएगा? इसका कितना मीटर पर सेकेंड है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको कट छट करते हैं। जब इसको हम लोग कट छट करेंगे तो यहाँ पे कितना है? 4 जीरो यहाँ है, तो यहाँ पे 4 जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 जीरो यहाँ हो जाएगा, 4 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो 4 जीरो यहाँ पे बच जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो 3 यहाँ 4 जीरो उतार दें। जब हम लोग यहाँ 4 जीरो उतार दिए तो यहाँ पे कितना हो गया? 71। अब 71 से भागा देंगे तो कितना बार में जाएगा? तो यहाँ पे 71 से जब भागा देंगे तो 422.5 के करीब आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल होगा। आप लोग कट छट करके एक बार देख लेना है, आप लोग को देख लीजिएगा कट छट करके। अगला क्वेश्चन है कौन सा? 9 नंबर का। 9 नंबर का क्या है? एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक परमाणु के लिए कौन सा कथन जो से सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखते हैं एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी कि 9 नंबर का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो से NCERT एग्जाम्पलर से उठाया गया है। तो आप यहाँ पे देखते हैं परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते। अरे यार, यहीं पे क्वेश्चन फंस गया तुरंत कि परमाणु जो है स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। तो परमाणु जो है सो स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा सो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ यही जो है सत्य नहीं है, ये गलत है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में रह पाते हैं, यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो से सही होता यदि नहीं रहता तब। जब यहाँ लिख दिया क्या नहीं है तो इस प्रकार से यह गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही है। परमाणु मूल इकाइयाँ हैं जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल सही है, परमाणु एक ऐसा मूल इकाई है जिनसे अणुओं और आयनों का निर्माण होता है। परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति के होते हैं। बिल्कुल सही है। परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं। परमाणु जो से बड़ी संख्या में आपस परस्पर में जुड़कर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या है? तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है 10 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट बनाने में किया जाता है? तो स्वाद एजेंट बनाने में जो किया जाता है सो किसका प्रयोग किया जाता है? तो एस्टर का प्रयोग जो है ना सो स्वाद एजेंट बनाने में हम लोग एस्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एस्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि एस्टर जो से सबसे पहले क्या है? तो एस्टर जो है एक प्रकार से इत्र है। क्या है? इत्र है। इत्र से हम लोग क्या करते हैं? इत्र किसको कहते हैं? जिसको बोलते हैं परफ्यूम। अगर कोई सेंट मार के आता है तो वहाँ पे क्या करता है? स्मेल आता है। तो इस प्रकार से एस्टर। अब एस्टर का निर्माण जो होता है सो एस्टर का निर्माण कैसे होता है? तो एस्टर का निर्माण जो होता है सो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल को जब मर्ज करते हैं तब हमारा एस्टर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एस्टर का निर्माण होता है। तो क्या एस्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी कि साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है। इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद एजेंट बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है एस्टर का।
तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है H2O का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो यह क्वेश्चन जो से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को एक्सपेक्टेड में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन जो से रिपीट भी होता है और हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो पहला इसका क्वेश्चन जो बनता है, पूछेगा कि जल का जो होता है अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है, जल का जो अधिकतम घनत्व जो होता है सो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। कितना डिग्री सेल्सियस पर होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है जल का अधिकतम घनत्व। यदि पूछे जल का अधिकतम आयतन कितनी डिग्री पर, कितना डिग्री पर होता है, तो आयतन भी पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन जो होती है सो अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इससे, तो इससे दो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जल का अधिकतम घनत्व जो से कितना, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है, और आयतन पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन इसमें से क्या पूछ रहा है कि जल का घनत्व जो से अधिकतम कितना डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? फ़ारेनहाइट में दिया है। ऑप्शन में जो दिया है सो फ़ारेनहाइट में दिया है। तो फ़ारेनहाइट में जब दिया है तो पिछले हम लोग टेस्ट में, पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या बताए थे कि जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो इसके लिए एक रामबान फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? रामबान फार्मूला बताए थे। तो रामबान फार्मूला जैसे क्या था? रामबान फार्मूला यही था कि C-0 100 - 0 फिर इक्वल टू लेंगे, इक्वल टू फ़ारेनहाइट में लेंगे। फ़ारेनहाइट जो से F32 इक्वल टू F32 बटा, इसको बटा में कितना लेंगे तो 212 - 32, फिर क्या लेंगे K - 273 बटा में कितना लिखेंगे 373 - 273। याद है किसी को? कल की क्लास में बताए थे ये रामबान फार्मूला को। अगला लिखेंगे R - 0 80 - 0। उसके बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो किस में बदलना है? C। सबसे पहले यहाँ C लिखेंगे तो ये हो जाएगा C/100 हो जाएगा। किस में बदलने को बोल रहा है? फ़ारेनहाइट में। तो ऊपर में कितना है? F-32। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 212 में से 32 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 में 2 जाएगा 0 हो जाएगा। 11 में 9 3 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ। क्या करेंगे? कट करेंगे। जब यहाँ कट किए, यहाँ कट किए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से जब कट छट करते हैं, क्या करते हैं कट छट जब करेंगे उसके बाद आंसर जो से क्या आएगा? आंसर जो आएगा सो क्या आएगा कट छट करने के बाद? तो यहाँ पे हम लोग सेल्सियस कितना दे दिया है? 4 डिग्री सेल्सियस लेना है। तो यहाँ पे कितना लिख देना है? अच्छा रुको, यहाँ पे लिखना है 4/10 इक्वल टू F-32/18। इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से कट छट करने के बाद इसका आंसर जो आएगा सो कितना आएगा? तो इसका आंसर जो आएगा सो 39.2 फ़ारेनहाइट आएगा। कितना आएगा? 39.2 फ़ारेनहाइट आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो से बिल्कुल सही है, 39.2 फ़ारेनहाइट आएगा। आप लोग कट छट करके देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 12 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या है? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच कितने तत्व मौजूद है? तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच जो है कितने तत्व मौजूद है? तो 7 तत्व मौजूद है। कितना तत्व मौजूद है? 7 तत्व। तो न्यूलैंड जो कहा था वो क्या कहा था? परमाणु इसे अष्टक सिद्धांत, जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है वो तत्व को जो रखा था किसके सिद्धांत पर रखा था? तो न्यूलैंड ने कहा था कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। न्यूलैंड जो तत्वों को सजाया था सो परमाणु द्रव्यमान को ये
बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। क्या? बढ़ते हुए क्रम में सजाया था कौन? न्यूलैंड्स। बढ़ते क्रम में समझाया था। आज अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है कि न्यूलैंड्स का नियम जो लागू हुआ था सो कौन सा तत्व तक लागू हुआ था? तो न्यूलैंड का नियम जो लागू हुआ था तत्व में से सो थोरियम तक लागू हुआ था, यानी कि 96 तक थोरियम तक लागू हुआ था न्यूलैंड्स का नियम। ये जो ऐसे परमाणु द्रव्यमान पर बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नियम जो से कैल्शियम तक लागू होता है। ये जो सजाया था सो न्यूलैंड जो सजाया था सो कहाँ तक सजाया था? थोरियम तक सजाया था। कहाँ तक? थोरियम तक सजाया था। कौन? न्यूलैंड सजाया था। और किसके? यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर सजाया था। क्वेश्चन पूछता है कि न्यूलैंड्स का जो पूछता है कि इसका जो ऐसे लागू होता है इनमें से क्रमशः पहले तत्व जो है, यानी कि इसमें पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसमें कहा गया था, न्यूलैंड्स में कहा गया था कि इसका नियम जो लागू होता है सो कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक लागू होता है। और इसने कहा था प्रत्येक पहले तत्व गुण जो होता है 8वें तत्व के गुण के बराबर होता है। इसने क्या कहा था? न्यूलैंड जो क्या कहा था? प्रत्येक तत्व का गुण जो होती है सो 8वें तत्व के गुण के बराबर होती है। प्रत्येक तत्व की गुण जो होती है सो 8वें तत्व के गुण के बराबर होती है। इस प्रकार न्यूलैंड्स ने कहा था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि न्यूलैंड्स का नियम जो से कहाँ तक लागू होता है? तो कैल्शियम तक लागू होता है। और वो न्यूलैंड्स जो से तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। कहाँ तक सजाया था? तो थोरियम तक सजाया था। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम और कॉपर के बीच साथ मौजूद तत्व आएंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर में क्या बोल रहा है? फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया का निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो फ्रेडरिक वोहलर जो था एक जर्मनी का वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी का वैज्ञानिक था। कौन? फ्रेडरिक वोहलर जो था जर्मनी के वैज्ञानिक था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो वोहलर यूरिया का जो निर्माण किया था किस यौगिक का उपयोग किया था? तो यौगिक जो उपयोग किया था अमोनिया साइनाइड का उपयोग किया था यूरिया का निर्माण करने के लिए। यूरिया का निर्माण करने के लिए अमोनिया साइनाइड का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो यूरिया का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है? यूरिया का फॉर्मूला जो होती है सो क्या होती है? तो यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को घुमा फुरा कर पूछ देता है इस तरह की CO फिर यहाँ NH2 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद करके इस तरह लिख देता है। तो इस प्रकार से घुमा के पूछता है कि यूरिया का फॉर्मूला जो से क्या है? तो यूरिया में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितनी होती है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होती है सो 46% होती है। कितना परसेंट होती है? 46% जो होती है सो नाइट्रोजन की मात्रा होती है यूरिया में। अमोनिया का फॉर्मूला यदि पूछे तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होती है? NH3 होती है। क्या होती है? NH3 जो होती है सो अमोनिया का फॉर्मूला होती है। आगे वाला क्वेश्चन में क्या बता रहा है? 14 नंबर का क्वेश्चन में 37 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापमान पर दाब 2 गुना हो जाता है तो आयतन को स्थिर रखा जाता है। तो उसका जो से ज्ञात करें। अब क्या ज्ञात करें? अब यहाँ पे देखते हैं। अब क्या ज्ञात करना है यहाँ पे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ की क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि 37 यहाँ पे क्या बोल रहा है? आयतन जो से कांस्टेंट है। तो आयतन जब कांस्टेंट रहता है तो किस नियम पर जाता है? गुलसेक के नियम पर जाता है। गुलसेक का नियम पर जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो 27 डिग्री सेल्सियस जब आती है, क्या आती है? 27 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का दाब जो है पारे का 75 सेंटीमीटर है। ये बिल्कुल फंसाने के लिए दे दिया गया है, इससे मतलब नहीं है। पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापमान का दाब जो से 2 गुना हो जाता है। तो पहला वाला दाब कितना है? पहला वाला प्रेशर जो है P मानेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला प्रेशर जो है सो P2 मानेंगे। क्या मानेंगे? P2 मानेंगे तो यहाँ 2P हो जाएगा। पहला प्रेशर जब लेंगे, पहला प्रेशर यहाँ पे लेंगे P1 = P लेंगे।
दूसरा प्रेशर P2 इक्वल टू 2P लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है 2 गुना हो जाता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेल्सियस है, इस तरह को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सेल्सियस से दोस्तों पहले केल्विन में बदलो, क्योंकि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। तापमान का एसआई मात्रक जो है क्या होती है, केल्विन में होती है, और सेल्सियस में भी होती है। तापमान का एसआई मात्रक जो होती है सो सेल्सियस में भी होती है, लेकिन सीजीएस में होती है। किस में होती है, सीजीएस में। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या होती है, केल्विन होती है। तो इसमें सबसे पहले केल्विन में चेंज करो। तो इसमें 27 है, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या बताएं, 273 ऐड करना है। क्या करना है, 273 को ऐड करना है। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। तो गोलुसेक के नियम क्या बताता है कि जब आयतन कांस्टेंट रहता है, जब आयतन कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो दाब जो से किसके अनुपातिक होती है, दाब जो से किसके समानुपातिक होती है, किसका, तापमान का। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो होगा सो P इक्वल टू P/2 T1 बटा T2 जो होगी सो इसका फॉर्मूला हो गया, यानी कि उसके समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। तो P का मान जो से यहाँ पे P दिया है, फिर यहाँ P2 का मान जो लिखेंगे, P2 का मान जो से 2P है, और पहला जो से केल्विन में दे गया है T2 जो मान दिया गया है, T1 मान कितना दिया गया है, 37 देता है। कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, T2 का मान जो से कितना दिया है, T2 का मान कितना दिया है, तो T2 का मान तो तेरे को ही निकालना है, वही तो मान निकालना है, दूसरा तापमान निकालना है, वही तो बोल रहा है। तो P और P बेचारा गया, 2 बच गया यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा T2 इक्वल टू 300 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये जो हमारी 600 जो आ गई सो किस में आ गई, 600 जो आ गई सो हमारी आ गई केल्विन में। किस में आ गई, 600 जो आ गई सो केल्विन में आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट 273 को घटाते हैं, डायरेक्ट 273 को घटाते हैं। तो 10 में 3 गया तो कितना बच गया, 7 बच गया। यहाँ कितना रह गया, 9। तो 9 में 7 गया तो 2, उसके बाद कितना, 5, 5 में 2 गया तो 3, यानी कि 327 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो 327 डिग्री सेल्सियस जो से किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन जो है सो 15 नंबर का क्वेश्चन जो से क्या बोल रहा है। तो 15 नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि एक तत्व का, मान लो एक तत्व है, एक तत्व का परमाणु भार W है। तो परमाणु भार ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे परमाणु भार। परमाणु भार कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। तो परमाणु भार जो से W है, और परमाणु संख्या जो से N है। तो परमाणु संख्या कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है, प्रोटॉन का जो संख्या जो होती है किस में होती है, यानी कि यहाँ पे देखते हैं पर किसी भी तत्व के परमाणु भार जो होती है सो कहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं। परमाणु भार जो लिखते हैं सो ऊपर में लिखते हैं, और परमाणु संख्या जो लिखते हैं सो नीचे लिखते हैं। तो परमाणु यानी कि परमाणु संख्या जो आधारित करती है सो किस पर आधारित करती है, प्रोटॉन की संख्या पर आधारित करती है। तो परमाणु संख्या इसमें से कौन है, तो परमाणु संख्या इसमें से n है, तो प्रोटॉन की संख्या कौन होगा, n होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन की संख्या परमाणु के संख्या पर आधारित करती है, परमाणु संख्या जो आधारित करती है प्रोटॉन की संख्या पर करती है। ठीक उसी प्रकार से दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन में से क्या है, तो 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाला क्वेश्चन जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है। तो इसमें सही रूप से निरूपित जो करता है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना में, इसमें यही बोलता है कि निषेचन जो से बाहर होती है लेकिन विकास जो से अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही होगा। निषेचन जो होती है सो बाहर होती है, लेकिन विकास जो होती है सो आंतरिक में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है।
अब हम लोग देखते हैं कौन सी क्वेश्चन। अब 16 से हम लोग जाएंगे 17वां नंबर के क्वेश्चन और 18वां नंबर के क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। तो 17वां नंबर का जो क्वेश्चन है, पौधों के पोषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो पौधे के पोषण के संबंध में यानी पौधे जो से अपना भोजन बनाता है उसके संबंध में कौन सा कथन जो से गलत है और कौन सा कथन जो से सही है उसके संबंध में हम लोग बनाएंगे। तो जल द्वारा खनिजों और पोषक तत्वों का अवशोषण मंद होता है। वाह रे वाह, क्वेश्चन इसका आंसर जो से यही मिल गया। पौधों का भोजन का अन्य कौन सा कथन गलत है। गलत है तो ऑप्शन में से एक ही गलत होना चाहिए ना, दो तो गलत नहीं रहेगा ना। तो यहाँ पे दिया रहा है कि जल द्वारा खनिजों और पोषण तत्वों का अवशोषण जो से मंद होता है। मंद नहीं होता है, क्या होता है, तीव्र होता है, यानी कि जल्दी होता है। मंद मतलब क्या होता है, धीरे। क्या होता है, तीव्र, यानी कि जल्दी होता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। हरे पौधे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है कि हरे पौधे जितना भी है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ग्रहण करते हैं। आयरन और मैग्नीज दोनों को सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। पौधे के जो पोषण में होती है आयरन और मैग्नीज को बिल्कुल सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। पौधे जल का उपयोग सामान्यतः जड़ क्षेत्र के मिट्टी में करते हैं, तो बिल्कुल सही है। पौधे जो जल का उपयोग करते हैं तो वो जड़ से ही करते हैं ना। पौधे जल का उपयोग जो करते हैं सो मिट्टी के द्वारा करते हैं और जल से ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो से बिल्कुल सही है, क्योंकि यही एक यहाँ मंद की जगह यहाँ तीव्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि लार एमाइलाइज की कमी हो जाए तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो जब लार में पहले क्या होती थी, जब लार एमाइलाइज की कमी होती तो मुख गुहा में कौन सी घटना होगी। यदि लार में पहले लार एंजाइम होती थी तो क्या होती थी, मुख गुहा में जैसे पाचन शुरू होती थी। मुख गुहा में पूछा जाए क्वेश्चन, मुख गुहा में पाचन शुरू होती है और पूछा क्वेश्चन भोजन का पाचन आरंभ कहाँ से हो जाती है, तो मुख गुहा से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखते हैं, ऑप्शन नंबर के साथ यहाँ डिटेल समझते हैं। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित होना, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित होना, तो ये तो बिल्कुल सही है कि प्रोटीन को जो होती है सो अमीनो अम्ल में विघटित होती है, ठीक है। स्टार्च को शर्करा में विघटित होना, स्टार्च को शर्करा में विघटित होना, तो ये भी होती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित होना बिल्कुल सही है। वसाओं को वसा अम्लों और गिल्सलोर में विघटित होना बिल्कुल सही है। विटामिन की अवशोषण होना तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ कहता है लार में, तो लार शर्करा का जो होती है, स्टार्च का शर्करा में जो विघटित होता है ये होती है माउथ में। तो इसमें जब क्या होगी, जब लार एमाइलाइज की कमी हो जाएगी तो स्टार्च की जो शर्करा में विघटित हो पाएगी वही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। इसमें तो क्वेश्चन सही दिया है कि स्टार्च को शर्कराओं में विघटित करना, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन मुंह में जब लार की एमाइलाइज की कमी हो जाएगी तब ये परिघटना जो से नहीं होगी, ये परिघटना जो से नहीं होगी, यानी कि विघटित जो से नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है डैश तंत्र तरल पदार्थों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो एक पदार्थ होती है, यानी कि कौन सा ऊतक है कि कौन सा ऐसा है जो कि तरल पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करती है, उसको हम लोग सम्मोहनी क्या बोलते हैं, सम्मोहनी बोलते हैं, सम्मोहनी संबंधी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फूलों वाले, क्या है अगला क्वेश्चन है फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पौधा होता है। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पौधा होते हैं। तो फूलों वाले पौधे जो होता है उसका ब्रायोफाइलम पत्तियों में मार्जिन के दर्रों में यानी कि कलियां पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में, तो फूलों वालों ब्रायोफाइलम पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्रायोफाइटा से। तो ब्रायोफाइटा से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा भाग जो है सो
ब्रायोफाइटा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा भाग जो है सो कौन सी है? ब्रायोफाइटा है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा भाग जो है सो ब्रायोफाइटा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो ब्रायोफाइटा के साथ होगा। किसके साथ होगा? ब्रायोफाइटा के साथ होगा। लेकिन इसका आंसर जो होगा सो ब्रायोफाइलम के पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर किए, यानी कि आज का प्रैक्टिस सेट जो है सफल रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, और उसमें से अच्छा फिर उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन को ऐसा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया रहेगा जो कि आगे एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है या पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।